अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज के लेक्चर में हम रेनेसांस पीरियड के पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 को डिस्कस किया था। इसमें से कुछ चीज़ें रह गई थी, स्किप हो गई थी, उनको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट ऑथर्स, राइटर्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे इस पीरियड में। फर्स्ट वन है लिली। लिली इज़ अ यूनिवर्सिटी विट्स, यू कैन से दैट। तो इसका जो पीरियड था 1554 से 1606 तक था। और इसने कौन से प्लेस लिखे और इसको क्यों फेमस कहा जाता है और क्यों इस पीरियड का फेमस ऑथर कहा जाता है। द ऑथर ऑफ यूपीएससीस, आई थिंक इसका नेम है, रोट अ नंबर ऑफ प्लेज द बेस्ट नोन ऑफ देम। इसने बहुत सारे प्लेज लिखे रेनेसांस पीरियड में। कम पैसिफी 1581 में लिखा। उसके बाद फैफू एंड पैफू 1584 में। उसके बाद देन एंडमियन 1591 में। और उसके बाद मीडास, दीज आर द इम्पोर्टेंट प्लेज ऑफ लिली। मीडास 1592 में लिखा गया। दीज प्लेज आर मैथोलॉजिकल एंड पेस्टोरल एंड आर नियर टू द मैस्क रेदर देन द नरेटिव ड्रामा ऑफ मार्लो। मतलब ये पेस्टोरल थे, मैथोलॉजिकल थे, मैथोलॉजी टाइप के, रिलीजन से रिलेटेड ये प्लेज थे। इसमें जो ज़्यादा टच है वो रिलीजन एलिमेंट्स था, रिलीजन को डिस्कस किया गया। उसके बाद सेकंड वन है जॉर्ज पीली। पीली इसका जो पीरियड था 1558 से 1917 तक था। मार्लो, ग्रीन एंड नैश, वन ऑफ दैट बैंड ऑफ रेजोल्यूट यंग मैन इंडेवरिंग टू अर्न अ लिवलीहुड बाय लिटरेरी वर्क। मतलब इनमें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो राइटर था वो जॉर्ज पीली था। ही वॉज एन एक्टर एज वेल एज अ राइटर ऑफ द प्लेस। मतलब वो एक्टर था और साथ प्ले राइटर भी था। He wrote some half dozen plays which are richer in beauty than any of his group except Marlowe। मतलब इस कहने का मकसद ये है कि इसने बहुत ज़्यादा प्लेज लिखे, हाफ डजन प्लेज, और मार्लो के अलावा बाकी भी जितने राइटर्स थे उनमें ये ज़्यादा फेमस था। मतलब इसके प्ले ज़्यादा फेमस थे मार्लो से हटके। उसके his earnest work in the arrangement of Paris, his most famous is David and Bathsheba। मतलब ये इसके बहुत ज़्यादा फेमस प्ले थे। उसके बाद नेक्स्ट वन अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, जो इसमें क्या था, विच कंटेन एन एलेबोरेट एलेगी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इज़ अ रियली अ कोर्ट प्ले ऑफ द मैस्क ऑर्डर। मतलब इसमें ये था कि ये एलिजाबेथन, क्वीन एलिजाबेथन के बारे में ये प्ले था। इसमें कोर्ट प्ले भी इसको कहा जाता है और इसमें इस किस्म की एक्टिविटीज़ और बातें लिखी गई और इनको परफॉर्म किया गया। डेविड एंड बेथ शीबा कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल लाइंस। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल लाइंस भी डिपिक्टेड हैं। लाइक मार्लो, पीली वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द ब्लैंक वर्स म्यूजिकल क्वालिटी। मतलब जिस तरह मार्लो ने ब्लैंक वर्स का आइडिया दिया, इस तरह सेम लाइक दिस he is also known for music. Next one है Thomas Kidd. He is also belong to Renaissance period. Achieved great popularity with his first work, The Spanish Tragedy, which was translated in many European language. इसकी जो famous work था, famous depiction थी, Spanish Tragedy थी, जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। ही इंट्रोड्यूस द ब्लड एंड थंडर एलिमेंट इन ड्रामा। मतलब इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी ये थी कि इसने ब्लड एंड थंडर एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया अपने प्लेज में, विच प्रूव्ड वन ऑफ द अट्रैक्टिव फीचर ऑफ द प्री शेक्सपियरियन ड्रामा। मतलब शेक्सपियरियन ड्रामा से पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर था इन द वर्किंग ऑफ प्लेस। Though he is always violent and extravagant, yet he was responsible for breaking away from the lifeless monotony
सॉरी मोनोटोनी ऑफ गोरवाडिक, मतलब ये भी एक किस्म का प्ले है। और इसमें इसने एक्स्ट्रावेजेंट और बहुत सारे कानून्स को पैरवी नहीं किया, फॉलो नहीं किया बहुत सारे लॉ। उसके बाद रॉबर्ट ग्रीन का जो पीरियड था 1560 से 1592 तक था। ही लिव्ड अ मोस्ट डेसोलेट लाइफ एंड डाइड इन डिस्ट्रेस एंड डेथ, मतलब इसकी लाइफ कुछ अच्छी नहीं थी, बहुत परेशानी के हालत में इसने लाइफ गुजारी। हिज प्लेस कंप्रोमाइज और लैंडो फ्रोसियो, फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बेंगे, एल्फोनसस किंग ऑफ अरेगन एंड जॉर्ज ग्रीन, इसके जो सम फेमस वर्क्स थे। उसके बाद इस मोस्ट इफेक्टिव प्लेस फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बेंगे, विच डील्स पार्शली विद द ट्रिक्स ऑफ द फ्रायर एंड पार्शली विद सिंपल लव स्टोरी बिटवीन टू मैन विद वन मेट, मतलब इसमें डिफरेंट टाइप्स की स्टोरीज को डिस्कस किया गया, जिसमें उसने एग्जांपल भी दी है, जिसमें उसने बोला है बिटवीन टू मैन विद वन मेट। और इसी तरह इट्स वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉमिक रिलीफ एंड टू द एंटरटेनमेंट ऑफ द ऑडियंस, इसमें बहुत ज़्यादा कॉमेडी थी और इंटरटेनमेंट थी ऑडियंस के लिए, देखने वालों के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड ग्रेट राइटर ऑफ दैट पीरियड क्रिस्टोफर मार्लो, इसका जो पीरियड था 1564 से, इसकी डेट ऑफ बर्थ और शेक्सपियर की डेट ऑफ बर्थ सेम है, लेकिन ये अर्ली एज में इसकी डेथ हो गई थी 1593 में। द ड्रामेटिक वर्क ऑफ लॉज एंड नैश इज नॉट मच ऑफ इम्पोर्टेंस, मतलब इतना ज़्यादा। इन 1587 इज फर्स्ट प्ले टेम्बोरलाइन वाज प्रोड्यूस, इसका जो फर्स्ट प्ले था। In this play, Marlowe dramatized the exploits of the Scottian shepherd who rose to be the terror of the world. The tragical history of Dr. Foster, in which Marlowe gave an old medieval legend a romantic setting. मतलब अगर इसकी ट्रेजिकल हिस्ट्री की बात करें डॉक्टर फॉस्टर की, तो इसमें मेडिवल लेजेंड रोमांटिक सेटिंग के बारे में, तो मतलब ये राइटर्स हैं स्टिक्स हैं, मेन वर्क्स हैं, मेन फीचर्स हैं उस वर्क्स के। तो मार्लोज कंट्रीब्यूशन टू एलिजाबेथन ड्रामा वर ग्रेट, ही रेज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ड्रामा टू हायर लेवल, मतलब यू कैन से दैट इसने ड्रामा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और ड्रामा को बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक लेके गया, हायर लेवल तक लेके गया, मतलब इसमें इसने बहुत ज़्यादा वर्किंग की। इसके साथ ही इंट्रोड्यूस हीरोज हु वर मैन ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ विटैलिटी and the Renaissance characteristic of unstable spirit of adventurous, मतलब इसका जो मेन वर्क था और इसने अपने वर्क्स में क्या न्यू चीज़ डिपिक्ट की, इसने जो मेन हीरोज़ थे, मेन हीरोज़ की क्वालिटीज़ को उजागर किया, एज वेल एज स्पिरिट और एडवेंचरस टाइप्स कहानियाँ, फोक्स टेल्स लाइक दिस, इनको इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद ही गिव लाइफ एंड रियलिटी द करेक्टर्स एंड इंट्रोड्यूस पैशन ऑन द स्टेज, मतलब इसने रियलिटी को डिस्कस किया, रियलिटी बेस्ड चीज़ों को डिस्कस किया अपने वर्क्स में। उसके साथ ही मेड द ब्लैंक वर्ड सपल एंड फ्लेक्सिबल टू सूट द ड्रामा एंड दस मेड द वर्क ऑफ शेक्सपियर इन दिस रिस्पेक्ट ईजी। इसने क्या किया, इसने डिफरेंट वर्क ड्रामा को, शेक्सपियरियन वर्क को इम्पोर्टेंस दी और ब्लैंक वर्स पे बहुत ज़्यादा काम किया। उसके साथ ही गिव कोहेरेंस एंड यूनिटी टू द ड्रामा विच इट वाज अ फॉर्मली लैकिंग, मतलब इसके इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ में से एक जो क्वालिटी थी, इसने यूनिटी दी, ड्रामा में यूनिटी होनी चाहिए, एज वेल एज उसमें कोहेरेंस होनी चाहिए, मतलब मुताबिकत होनी चाहिए, जो इससे पहले इसमें नहीं थी, तो ये एक नई चीज़ थी उस दौर में, तो इसने इस
चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा वर्क किया और एक डिफरेंट शेप दी ड्रामा में। ही आल्सो गिव ब्यूटी एंड डिग्निटी एंड पोइटिक ग्लो टू द ड्रामा। इसने पोइटिक ग्लो दिया, डिग्निटी दी और ब्यूटी दी ड्रामा को। उसके बाद इन फैक्ट ही डिड द पाइनियरिंग वर्क ऑन विच शेक्सपियर बिल्ड द ग्रैंड एडिफाइस। इसमें यू कैन से दैट कि इसने बहुत ज़्यादा काम किया ड्रामा पे शेक्सपियर के साथ, क्योंकि उस दौर में शेक्सपियर was the main writer of that period, तो along with he was also like this। तो दोनों ने मिल के काम किया, लेकिन इसका जो मेन वर्क था वो ब्लैंक वर्स था और उसमें उसने इसके अलावा यूनिटी दी, कोहेरेंस दिया ड्रामा में। Thus he has been rightly called the father of English dramatic poetry। इसीलिए इनको द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री कहा जाता है। मतलब बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, यू शुड कीप इन माइंड इफ you have to ask about what is the father of the English dramatic poetry, you can say that the father of English dramatic poetry is Marlowe। जो मेन एंड इम्पोर्टेंट ऑथर था इस पीरियड का शेक्सपियर। शेक्सपियर इसका जो पीरियड था 1564 से 1616 तक था। You can say that the greatest of all Elizabethan dramatists was Shakespeare, in whose hands the romantic drama reached its climax। मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि इसने ही ड्रामा को शेप दी, जिसकी वजह से जो ड्रामा थे वो अपनी क्लाइमैक्स मतलब ऊंचाई पर गए, अपनी बहुत ज़्यादा उनकी ग्रिप हुई, मजबूत हुई। ड्रामा को लॉफ्टी दी, हाईनेस दी और एक नई शेप दी। उसके बाद इट्स सर्टेन दैट ही डिड नॉट हैव प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एज अदर ड्रामाटिस्ट ऑफ द पीरियड। मतलब यू कैन से दैट इसको कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, प्रॉपर आइडिया नहीं था कि जिस तरह दूसरे ड्रामाटिस्ट को पता था, लेकिन इसने आहिस्ता आहिस्ता इस पे काम जारी रखा। इट इज स्टिल अ मिस्ट्री हाउ अ कंट्री बॉय पुअर एंड अनएजुकेटेड, मतलब इसको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं था। Endowed with the marvelous imaginative and creative mind, he could put new life into old familiar stories। मतलब इसने ओल्ड स्टोरीज को लिया और उनको ऐसे प्रेजेंट किया कि जैसे उनमें एक नई रूह आ गई, नई शेप आ गई, नई क्रिएटिव माइंड आ गया। उसके बाद there is no doubt that Shakespeare was a highly gifted person, but without proper training he could not have scaled such हाईएस्ट। मतलब यू कैन से दैट इसको गॉड गिफ्टेड बहुत सारी चीज़ें मिली हुई थे, हाई गिफ्टेड पर्सन था, बट यू नो दैट तमाम काम के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज बट यू हैव नॉट प्रॉपर ट्रेनिंग देन इट इज़ यूजलेस। सो फॉर द सेक ऑफ become a good person, good writer, you have to take a suggestion and you have to take a training from different writers as well as that person they are highly profiled in this profession। मतलब कहने का मकसद ये है कि उसको ये तमाम चीज़ें मिलनी शुरू हुई जब उसने ट्रेनिंग लेने लगा, मतलब ट्रेनिंग मिलने लगी। इन स्पाइट ऑफ द magri material we have got about his life। Second, as a reviser of the old plays and the last an independent dramatist। मतलब independent, he worked with other dramatists and learned the secret of their trades। मतलब इसने क्या किया, कौन सा कुलिया, कौन सा मेथड अडॉप्ट किया, इसने दूसरे राइटर के साथ काम करना शुरू कर दिया। दूसरे जितने ड्रामाटिस्ट थे उनसे वो हिंट्स लेने लग गया, उनके बारे में आइडिया होने लग गया और उन आइडियाज़ के थ्रू बहुत तरक्की करने लग गए। He must have studied deeply and observed minutely the people he came in contact with। मतलब इसने ये नहीं किया कि पार्टिकुलरली एक ही काम में लग गया, इसने ये किया कि जो लोग इसके इर्द गिर्द थे, जो इसके साथ काम कर रहे थे ड्यूरिंग दैट पीरियड, इसने उसके मिन्यूटली बड़ी डीपली या ब्रीक बीनी से उसको ऑब्ज़र्व किया और उनके रवाबत में रहा, उनके साथ उसने काम किया। इसी तरह उसको बहुत सारी चीज़ें सीख। उसके बाद हिज ड्रामेटिक आउटपुट मस्ट देयरफॉर हैव बीन अ रिजल्ट ऑफ हिज नेचुरल जीनियस
एज वेल एज अ हार्ड वर्क एंड इंडस्ट्री। मतलब इसकी जो तमाम वर्किंग थी, इंडस्ट्री इसकी जो बड़ी या इसका जो वर्क बढ़ा ड्यू टू देयर हार्ड वर्क, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन था। और एज वेल एज नेचुरल जीनियस, मतलब अगर आप स्ट्रगल करते हैं, you have to try again and again and you have to focus on your work, one day you can succeed it yourself and one day you can achieve anything, no doubt. Besides non-dramatic poetry consisting of 2 narrative poems, मतलब बाकी poems के लिखने के साथ 2 narrative poems भी लिखी। इनके नेम है Venus and Adonis, like this, I think इस तरह की pronunciation है, and the rape of the Lucrece and 154 sonnets, Shakespeare wrote 37 plays, मतलब 2 narrative poems लिखी एज वेल एज 154 sonnets भी लिखी, और इसकी ये टोटल वर्किंग है डिपिक्शन है 37 प्लेस भी लिखे। उसके बाद ही वर्क एज अ ड्रामेटिक एक्सटेंडेड ओवर सम 24 years beginning about 1588 and ending about 1612। मतलब इसके वर्क की बात करें तो इसका जो लाइफ कैरियर है या वर्किंग कैरियर 24 years पे मुश्तमिल है, जिसमें जो स्टार्टिंग पीरियड है 1588 है और एंडिंग अबाउट 1612 है। उसके बाद इस वर्क इज जनरली डिवाइड पीरियड, मतलब इसके पीरियड 4 की बात करें तो 4 पीरियड में डिवाइड किया गया है। 1577 to 93 में कौन कौन से इसने प्लेस लिखे। दिस वाज द पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटल वर्क। टू दिस पीरियड बिलोंग टू रिवीजन ऑफ द ओल्ड प्लेस एज द 3 parts of Henry Fix and Titus Andronicus is also famous drama in that play। मतलब you can say that इसके जो बिगिनिंग प्ले थे इस जिसमें मतलब जो उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, एक्सपेरिमेंटल वर्क थे, वो 1577 से 1937 तक थे। उसमें फर्स्ट जो वर्क था इस फर्स्ट कॉमेडी लव्स लेबर लॉस्ट, देन द 2 जेंटलमैन्स ऑफ वेरोना, then the comedy of error, then Midsummer Night Dream, then his first chronicle play, then Richard III, उसके बाद यूथफुल ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट। मतलब इस पीरियड में इसके ये सारे फेमस। उसके बाद अगर इसके सेकंड पीरियड की बात करें लाइक 1594 से 1600 तक था। इसमें बहुत सारी ट्रेजेडीज और क्रॉनिकल प्लेज लिखे। सबसे पहले रिचर्ड II, देन किंग जॉन, देन मर्चेंट ऑफ वीनस, देन हेनरी IV पार्ट 1 and 3, Henry V, the Taming of the Shrew, then Merry Wives of Windsor, I think, Much About Nothing, As You Like It, Twelfth Night. These are the famous works that develop the minds of this writer. And third one is 1601 1608 इसमें कौन कौन से प्लेज लिखे इसने। इसमें ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज, सॉम्बर्स और बेटर कॉमेडीज को लिखा गया। दिस द पीक पीरियड, मतलब यू कैन से दैट इसका बहुत ही पीक हाईएस्ट पीरियड था। इसमें डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस को शो किया, डिस्ट्रक्टिव पैशंस को डिस्कस किया, और कॉमेडी इज अ ग्रेव एंड ग्रेटर एम्फेसाइज। इसमें कौन कौन से प्लेज थे, जूलियस सीजर, देन हैमलेट, then all's well that ends well is a comedy, Mayor is also comedy, Troilus and Cressida, I think it's a tragedy, Othello, King Lear, both are tragedies, Macbeth is tragedy, Antony and Cleopatra, I think it's also tragedy, Coriolanus, it is also I think tragedy, Demons of Athens, I think it is a These are the famous works of that period. And the period is also very important. Fourth period you can say that इसमें बहुत सारी tragedies और romance romantic plays लिखे गए। इसमें जो important work थे, Cymbeline,
देन द टेम्पेस्ट बहुत ट्रेजिडी कॉमेडी है. विंटर टेल्स इज आल्सो फेमस कॉमेडी ऑफ दैट. उसके बाद नेक्स्ट वन है 1573 से 1637 तक है. बेन जॉनसन कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर एंड प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस ड्रामेटिस्ट था. जॉनसन वाज क्लासिसिस्ट, मॉरलिस्ट एंड रिफॉर्मर ऑफ ड्रामा. He is also comedies. He try to present the true picture of contemporary society. Then he also made an attempt to have the unities of time, place and action is play. मतलब इसके plays में you can see that unity of time, place and actions are visible. Then unlike Shakespeare who remained hidden behind his work, Johnson impressed upon the audience of excellence of work. मतलब इसको audience के बारे में बहुत अच्छे comments मिले. Then he tried to work more on that works. He also made his play realistic rather than romantic and introduced humors. इसके plays में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. उसके बाद के वो और भी ज़्यादा वर्किंग है, कॉमेडीज़ हैं, ट्रेजेडीज़ हैं एंड वॉलपोन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट. आई थिंक इट्स अ कॉमेडी. सबसे पहले वॉलपोन है, साइलेंट वुमेन है, देन द अल्केमिस्ट है, बार्थोलोम्यू फेयर है आई थिंक. उसके बाद और बहुत सारी कॉमेडी ट्रेजेडीज़ हैं. एवरी मैन इज इन हिज ह्यूमर है, देन एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर, देन अल्केमिस्ट इज आल्सो परफेक्ट स्ट्रक्चर एंड रियलिस्टिक एलिजाबेथन कॉमेडी. दीज आर द वॉलपोन इज अ हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ एवराइस ऑन द हीरोइक स्केल. मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉमेडी थी. और दीज आर द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ बेन. उसके बाद एलिजाबेथन पोइट्री बहुत ज़्यादा फेमस थी इस पीरियड में. पोइट्री इन द रेनेसांस पीरियड वर्क टुक अ न्यू ट्रेंड. मतलब इस पीरियड में एलिजाबेथन पोइट्री ने एक न्यू ट्रेंड लिया. न्यू एज ऑफ डिस्कवरी, एंथुसिज्म है, एक्साइटमेंट है. The poetry of Elizabethan age opens with the publication of volume known as a Total Miscellany. I think इसकी pronunciation है. उसके अलावा सर थॉमस स्वीट था, अर्ल ऑफ सरे है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोइट्स थे इस पीरियड में. बीट हैं सरे. उसके अलावा बहुत सारी पोइट्री. पेट्रिक एंड एलिजाबेथन पोइट्री बी, मतलब बी पोर्शन में क्या चीज़ें थी इसमें, ब्लैंक वर्स पोइट्री का टच मिला. और उसके अलावा मार्लो एंड देन परफेक्टेड शेक्सपियर. उसके बाद दे आल्सो एक्सपेरिमेंटेड अ ग्रेट वैरायटी ऑफ मीटर्स विच इन्फ्लुएंसेस. मीटर्स का यूज़ किया गया है इस पोइट्री में. उसके बाद डोमिनेट बाय स्पेंसर्स. मतलब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोइट पोइट्री और डिफरेंट राइटिंग. उसके बाद स्पेंसर्स इज आल्सो पोइट ऑफ दैट पीरियड. chivalry and medieval allegory is a kind of poetry of this writer. Elizabethan age was the age of transition when the time honored institution of chivalry. उसके बाद स्पेंसर was sympathy with both the old and a new trend. Friar Queen is very important. Poem collection of different poems was that. उसके बाद Elizabethan prose was also famous in this period. The Elizabethan period was also the period of origin of modern prose. मतलब modern prose का भी आगाज हुआ इसमें. During the region of Elizabethan prose began to use as a vehicle of various form of amusement and information. मतलब amusement और information के लिए इस्तेमाल होने लगा prose. इसमें हिस्ट्री लिखी गई, ट्रैवल्स, एडवेंचरस कहानियाँ लिखी गई और इटालियन स्टोरीज का भी टच था इस. उसके बाद एलिजाबेथन प्रोज में और भी बहुत ज़्यादा वर्किंग थी. पीपल यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बोरिंग एंशियंट ऑथर्स. इसके अलावा दे टुक डिलाइट इन द यूज़ ऑफ फ्लावरी वर्ड्स. बहुत अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया.
उसके बाद एलिजाबेथन लव डेकोरेटिव मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन, फ्लोरिश स्टाइल्स। देन उसके बाद नेता जॉन लिली, द फर्स्ट ऑथर और रोट प्रोज इन द मैनर दैट एलिजाबेथन वांटेड वाज लिली। मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर था, हाईली आर्टिफिशियल एंड डेकोरेटिव स्टाइल में इसकी राइटिंग थी, बहुत ज़्यादा फेमस था। इट वाज रीड एंड कॉपीड बाय एवरीबॉडी, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा गया और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको कॉपी भी किया। उसके बाद इट मार्क्ड मैक्सिज्म एंड फ्रेजेस वर, मतलब प्रोवर्ब्स का यूज़ किया गया, साब के और लाहा के, यू कैन से दैट। In other words, it consists of equal parts which are similar sound but with different period। मतलब इसके पीरियड 4 की बात करें तो 4 पीरियड में डिवाइड किया गया है। 1577 to 93 में कौन कौन से इसने प्लेस लिखे? This was the period of early experimental work. To this period belong to revision of the old plays as the 3 parts of Henry Fix and Titus Andronicus is also famous in that play। मतलब you can say that इसके जो बिगिनिंग प्ले थे इस जिसमें मतलब जो उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, एक्सपेरिमेंटल वर्क थे, वो 1577 से 1937 तक थे। उसमें फर्स्ट जो वर्क था इस फर्स्ट कॉमेडी लव्स लेबर लॉस्ट, देन द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, देन द कॉमेडी ऑफ एरर, देन मिडसमर नाइट ड्रीम, then his first